नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। लगातार चर्चाएं कर रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो अपनी अपनी क्लास लगातार देख रहे हैं उनको अपनी क्लास पसंद भी आ रही होगी, और उनको मैं जिस प्रकार मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीका आपको पसंद भी आ रहा होगा। हालांकि अभी तक अपनी शुरुआती जो चरण है वो शुरुआती चरण है अपनी क्लासेस का, जहां पर कई आधारभूत चीज़ों की कमी का सामना भी मुझे करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको भी थोड़ा बहुत आधारभूत चीज़ों की कमियों का सामना करना पड़ता है। देखो, अपनी जो मुख्य प्रॉब्लम है वो अब तक लाइट की प्रॉब्लम रही है कि बीच में कभी कभार क्लास में लाइट भी कट जाती है, तो फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर क्लास को मेरे को एडिट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके साथ साथ में हमारे पास में अपने कोई एडिटर नहीं है, अपन खुद एडिटर है, खुद ही वीडियो को अपलोड करता है, खुद ही उसको पूरा का पूरा एडिट करता है, कंटेंट तैयार करता है, तो उसकी भी कमी है। लेकिन आशा है कि आप लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखोगे, आप अपनी क्लास को, अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाओगे, तो जल्द ही अपन भी आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपना जो पूर्ण रूप से जो प्लेटफॉर्म है उसको सभी आधुनिक सेवाओं से लबालोर करने का प्रयत्न करेंगे। बस आपका आशीर्वाद रहे, आपका साथ रहे, और आप लगातार अपनी क्लास को देखते रहे। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर। 11 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ में अपन उन पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो आसानी से आ सके और आप आसानी से चीजों को समझ सके। तो आज अपन जो अपना 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, अब एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं कि आप कहां पर बैठे मेरी क्लास देख रहे हैं। अगर हो सके, अगर आप हमेशा अपनी क्लास देख रहे हो, तो एक काम करना, आप सभी कमेंट बॉक्स में आपका नाम जरूर कमेंट करना कि आप कहां से क्लास देख रहे हो। तो हो सकता है कि मैं कल जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में आपका नाम भी अनाउंस करूंगा कि ये व्यक्ति अपनी क्लास को हमेशा देख रहे हैं, ताकि मैं भी आप लोगों से एकदम पूर्ण रूप से जुड़ सकूं। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो 11 जुलाई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आसपास में आपका दिमाग अभी तक इधर उधर भटक रहा है तो उसको एक जगह लाने की कोशिश करिए और उसको खींचकर शब्दवाणी क्लासेस तक लाने का प्रयास कीजिए। अब से लेकर 40 मिनट तक आपका ध्यान दूसरी कहीं जगह पर नहीं होना चाहिए। आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फोन है, टैबलेट है या लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन पर होना चाहिए, और ये जो प्रत्येक शब्द मैं बोल रहा हूं ये सीधे के सीधे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत 2.0 जल योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है? हाल ही में राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां से एक योजना की शुरुआत की गई है? कौन सी योजना? अमृत, क्या नाम है? अमृत 2.0 योजना, योजना का नाम क्या है? अमृत 2.0 योजना की शुरुआत की गई है, वो राजस्थान के किस जिले से की गई है? सिरोही से, राजसमंद से, कोटा से, या ब्यावर से? तो मैं आपको बता दूं, यह अमृत 2.0 योजना है, इसकी शुरुआत अपने सिरोही से की गई है। कहां से की गई है? सिरोही से की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना।
क्या है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना किसके द्वारा, नल के द्वारा। तो ये अपनी योजना है अमृत 2.0। इसका हाल ही में जो प्रारंभ किया गया है, इसको राजस्थान के सिरोही जिले में अपने जो ओटाराम देवासी और जो लुम्बाराम जी है सांसद, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में और जानकारी देखो तो देख लीजिए, ये अपने ओटाराम देवासी है और ये अपने सांसद है वो लुम्बाराम जी। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अमृत 2.0 योजना का शिलान्यास व उद्घाटन सिरोही जिले में गुरुवार को राज्य मंत्री ओटाराम देवासी व सांसद लुम्बाराम चौधरी जी द्वारा किया गया। अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखना, वैधानिक शहरों के सभी घरों में चालू नलों के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करना और सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन को कवर करना। ये इस प्रकार की जो योजना है अमृत 2.0, इसको प्रारंभ कहां से किया गया है? सिरोही से प्रारंभ किया गया है। ये अपने राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और ये अपने यहाँ के जालोर सिरोही के जो सांसद है कौन? लुम्बाराम चौधरी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। एक अपने कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ी थी, नया सफर योजना। क्या पढ़ी थी? नया सफर योजना। तो ये क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसमें क्या है? इसमें जो BS6 या BS6 से जो नीचे के वाहन है, मतलब BS4, BS5 या इससे जो नीचे के वाहन है, उन वाहनों को जो राष्ट्रीय जो NCR क्षेत्र है वहां पर घुसने पर इन पर पाबंदी लगाई है कि ये जो वाहन है वो राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है NCR है उसमें ये नहीं घुस सकते। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है जो BS6 हो, या फिर जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, तो उसमें उसको जो अपना रोड टैक्स है या अन्य जो टैक्स है उसमें इसके तहत 100% की छूट प्रदान की जाती है। कितने परसेंट की? जो टैक्स है, रोड टैक्स है, या इसको जब लाते हैं तब नया वाहन लाते हैं तब टैक्स लगता है, तो नया वाहन खरीदने पर उसके रोड टैक्स में और विभिन्न प्रकार के टैक्सों में 100% की छूट प्रदान की जाती है नया सफर योजना के अंतर्गत। नया सफर योजना के अंतर्गत। और अगर आप पुराना वाहन खरीदते हो तो आपको 50% की छूट प्रदान की जाती है टैक्सों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? टैक्सों में। तो याद रखना, यह नया सफर योजना है जो पुराने कैटेगरी के वाहन है जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, उन वाहनों को हटाकर उनकी जगह नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लागू करने के लिए एक योजना चलाई गई है, नया सफर योजना। फिर एक है एयर सुविधा 2.0। अभी पढ़ा अमृत योजना 2.0, तो उससे रिलेटेड एक नई चीज है एयर सुविधा 2.0। यह क्या है? यह जो अपना उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा, और जो अपना दिल्ली एयरपोर्ट है उसके द्वारा एक एयर सुविधा 2.0 का नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब कुल मिलाकर यह क्या है? यह एक स्वयं घोषणा पत्र है। क्या है? स्वयं घोषणा। अब स्वयं कैसी घोषणा करता है? इसमें विश्व स्तर पर जो इबोला बीमारी फैल रही है उससे संबंधित लोगों की, जो लोग विदेशों से वापस भारत आ रहे हैं और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो वहां पर उनकी चेकिंग की जाती है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के माध्यम से। मतलब उस व्यक्ति के अंदर इबोला बीमारी के कई लक्षण तो नहीं है, इसके लिए यह शुरू किया गया था एयर सुविधा 2.0 नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। यह स्वयं घोषणा पत्र है। मतलब इसमें जो यात्री सफर कर रहा है वो सफर करने से 24 घंटे पहले की सूचना के माध्यम से यह घोषणा कर सकता है या स्वास्थ्य की जांच करवाकर कि मेरे को किसी प्रकार की कोई इबोला बीमारी के मेरे में लक्षण नहीं है, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर आसानी से बिना कोई चेकिंग के जा सकता है। तो ये चेकिंग का सिस्टम है इबोला बीमारी के लिए एयर सुविधा 2.0। कहां पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अब वर्तमान में जो अपने यहाँ के टीचर है, जो भी टीचर है, विशेषकर जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर है, उन बूथ लेवल ऑफिसर को 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक प्रदेश के समस्त जिलों में किस ऐप के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी परिवारों का राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। पहले तो जो विभिन्न प्रकार के जो टीचर थे, सभी टीचर, वो टीचर क्या कर रहे थे, आपके घर घर तक पहुंच रहे थे और जनगणना का काम कर रहे थे। जनगणना में उन्होंने पहले चरण के अंतर्गत जो टीचर आए थे, जो अध्यापक आए थे, उन्होंने आपके सिर्फ ये नहीं पूछा कि आपके घर में कितने आदमी है, कितने आदमी नहीं है, कितने परिवार, कितने बच्चे हैं। उन्होंने सिर्फ आपका घर की जो सूचना थी, वो घर की सूचना ली, आपका घर कैसा है, घर में कितने परिवार रहते हैं, क्या शौचालय है कि नहीं है, क्या गैस की टंकी पर खाना पकाते हो कि नहीं पकाते हो, इन सब चीजों की जानकारी ली। वो तो जनगणना के अंतर्गत था। अब वो था जनगणना का प्रथम चरण। वो जनगणना का क्या था, प्रथम चरण, जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हुआ था। प्रथम चरण किसका था, जनगणना का। जनगणना का जो द्वितीय चरण है वो आपके लगभग मार्च, जनवरी, फरवरी या मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों की गणना की जाएगी। किसकी गणना की जाएगी, जिसमें लोगों की गणना की जाएगी कि जनसंख्या कितनी है। प्रथम चरण में तो किसकी गणना की थी, घरों को गिना और घरों को क्या प्रदान किए, नंबर प्रदान किए गए थे। द्वितीय चरण में किसकी गणना की जाएगी, लोगों की गणना की जाएगी। तो अब ये क्या है, तो यह 10 जुलाई से 23 जुलाई तक जो बीएलओ है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, उनको राज्य में जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी की संख्या कितनी है, ओबीसी को काउंट करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या है, जहां पर शिक्षक अन्य पिछड़ा वर्ग जो परिवार है उनको सर्वेक्षण करेंगे, उनकी संख्या को गिनेंगे। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप या ओबीसी सर्वे मोबाइल ऐप या दीक्षा सर्वे मोबाइल ऐप या राजगणना सर्वे ऐप, बताओ, राजधारा सर्वे, ओबीसी सर्वे या दीक्षा सर्वे या राजगणना सर्वे ऐप। सर्वे ऐप का नाम क्या है, इसमें 10 जुलाई से 23 जुलाई तक जो सर्वेक्षण करेंगे, उन जो बीएलओ को छुट्टी भी प्रदान कर दी गई। आपको विद्यालय आने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, ओबीसी की गणना करो। तो उस ऐप का नाम है राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप। क्या नाम है, राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से बीएलओ है वो क्या करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कितने लोग हैं। ओबीसी की गणना की जा रही है। तो देखिए, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में समसामयिकी एवं अनुभवजन्य अध्ययन किया जा रहा है। मतलब उनका अध्ययन किया जा रहा है, ओबीसी में कितने लोग हैं, ओबीसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब सारी जानकारी पूछी जाएगी। आपके घर में वाहन है कि नहीं है, साधन है कि नहीं है, घर पक्का है कैसा है, ओबीसी की स्थिति को जानने के लिए। उक्त अध्ययन के अंतर्गत आयोग द्वारा 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक प्रदेश के समस्त जिलों में राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों का राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा 10 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। यह है राजधारा सर्वे ऐप, आप देख सकते हैं, जो आपके घर पर गणना करने के लिए आएंगे उनके फोन में इस प्रकार का ऐप होगा, राजधारा सर्वे ऐप। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही, जो चालू वित्तीय वर्ष है अपना 2026-27, उसकी जो पहली तिमाही अप्रैल, तिमाही मतलब 3 माह, मई और जून, अप्रैल मई और जून, जो वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही है, मतलब 3 माहों का एक समूह है, अप्रैल मई जून, उसमें राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में कितने परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2025-26 में जो पहले 3 महीने थे 2025-26 के वित्तीय वर्ष के, वित्तीय वर्ष होता है वो जनवरी फरवरी मार्च नहीं, अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून। तो 2025-26 में अप्रैल मई जून में जो राजस्व प्राप्ति हुई थी 2025-26 में, अप्रैल मई जून में जो राजस्व प्राप्ति हुई थी उससे
2026-27 के इन 3 महीनों में जो राजस्व प्राप्ति है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है? बढ़ोतरी। आपको बताना है कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, बताइए कितने परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई? 10%, 11.5% या 8.3% या 13.24%? तो मैं आपको बता दूं, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही की अपेक्षा 2026-27 की पहली तिमाही में 11.54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कितनी? 11.54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर तिमाही में कमी होती, राजस्व जो राजस्व आय है, राजस्व प्राप्ति है, उसमें कमी होती तो नहीं पूछता, लेकिन आय बढ़ गई है तो पूछ सकता है कि कितनी बढ़ी। देख लीजिए इसके बारे में और जानकारी। तो चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 33,969 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। कितनी हुई है? 33,969। देख लीजिए कितनी प्राप्ति हुई है? 33,969 करोड़। कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है? 33,969 करोड़ रुपए की क्या हुई है? राजस्व की प्राप्ति हुई है पिछली 3 तिमाही में। पिछली तिमाही में सरकार द्वारा फर्जी करदाताओं, रिपीट ऑफ डे ऑफेंडर्स के संबंध में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जो फर्जी करदाता है, जो कर प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग मतलब जो अपने दारू है, जो ये देसी शराब है, शराब की जो दुकानें हैं, उनके माध्यम से जो फर्जी शराब बेच रहे हैं बिना लाइसेंस के, उनको बंद करके, मतलब विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करके क्या किया गया है? राजस्व की प्राप्ति की गई है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तथा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश में तीसरे स्थान पर है। जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है, और जो राजस्थान फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब वही राजस्व कहां से प्राप्ति हुई है? तो आबकारी विभाग द्वारा जो मुखबिर योजना है, याद होगा कल मैंने पढ़ाया था कि मुखबिर योजना क्या है। मुखबिर योजना में अगर कोई व्यक्ति पुलिस का मुखबिर बनता है, और अगर कहीं पर कोई अवैध शराब या डोडा पोस्ट जा रहा है या कोई भी अवैध चीज जा रही है, अगर उसकी सूचना देता है सरकार को, और वो जो अवैध चीज जा रही है उसकी अगर वो अवैध चीज अगर वो 10 लाख से अधिक रुपए की, कितने? 10 लाख से अधिक रुपए की है, तो उस व्यक्ति को 4%, कितना? 4% रुपए है वो रिवार्ड राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मतलब अगर कोई राशि 10 लाख की है, अगर उसने पकड़ा दी पुलिस को सूचना देकर, तो सूचना देने वाले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? उसको 40,000 रुपए की प्राप्ति होगी। इस प्रकार 40-40-40 बढ़ते ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को रिवार्ड राशि के रूप में 15 लाख से ज्यादा रुपए नहीं प्रदान किए जा सकते। तो क्रियान्वयन आईजी स्टांप द्वारा ई पंजीयन प्रक्रिया और खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा खनन पर निगरानी के लिए जीपीएस आधारित तकनीक नवाचारों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए राजस्व संग्रहण प्रणाली को क्या किया जा रहा है? सुदृढ़ किया जा रहा है। अगर कहीं पर जो स्टांप द्वारा ई पंजीयन प्रक्रिया है, मुखबिर योजना है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार का जो अवैध चीजें उनको पकड़ा जा रहा है, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, जहां पर अवैध खान है उनकी निगरानी की जा रही है, और वहां से भी क्या प्राप्त किया जा रहा है? राजस्व प्राप्त किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लेना। अगला क्वेश्चन, आपको पता है कि हाल ही में अपने 4 जुलाई को, कब? हाल ही में 4 जुलाई 2026 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर? अपने पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया। अपन ने पढ़ा था तो किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने। अब उससे संबंधित प्रश्न है कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स लगभग कितना है, जो इसे दुनिया की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में शामिल करता है? मतलब ये जो रिफाइनरी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, यह एक सिंपल रिफाइनरी नहीं है।
देश की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ 25% रिफाइनरियां हैं उसमें इस रिफाइनरी का नाम शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो बड़ा हाई है, उसमें उसका जो अंक जो दर्जा है वो काफी हाई है, उसके कारण वो देश की विश्व की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में आता है। तो आपको बताता है कि इसका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो कितना है, 9.0, 17.0, 25.0 या 11.0। तो मैं आपको बता दूं, जो भी रिफाइनरी हाई क्वालिटी के प्रसंस्करण का उत्पादन करती है, हाईएस्ट से हाईएस्ट उसको पॉइंट मिलते हैं 20.0। कितना? 20.0। मतलब जो 20.0 जिसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है तो वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी के है, फिर धीरे 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 कम होती जा रही है। तो राजस्थान का अब हाईएस्ट 20 है तो 25 तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करूं 9, तो 9 तो आधा हो जाता है, 11 भी लगभग आधा है, तो 17। कितना? राजस्थान की जो एचपीएससीएल रिफाइनरी है उसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो 17.0 है। कितना है? 17.0। मतलब 20 में से 17%, 20 में से 20 नंबरों में से 17 नंबर ये प्राप्त करती है। तो यह विश्व की दुनिया की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। और इसके बारे में जानकारी देखें तो देख लीजिए, यह देश की पहली ऐसी ग्रीन फील्ड परियोजना है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को एकीकृत रूप से विकसित किया गया है। रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो लगभग 17.0 है, जो दुनिया की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में इसे शामिल करता है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या होता है? तो यह एक स्कोरिंग प्रणाली है। क्या है? स्कोरिंग प्रणाली है जो विभिन्न जो रिफाइनरियां हैं उनको स्कोर प्रदान करती है। किसके आधार पर? रिफाइनरी कच्चे तेल को कैसे परिष्कृत करती है, उसको साफ कैसे करती है, और उसके बाद में जो उच्च मूल्य वाले उत्पादों में संसाधित कैसे करती है, उनमें से जो ज्यादा मूल्य वाली चीजें हैं उनको कैसे निकालती है, और क्षमता के आधार पर तेल रिफाइनरियों को, और वो कितना तेल का उत्पादन कर सकती है, कितने तेल को साफ कर सकती है, इसके आधार पर वो क्या प्रदान करती है? रैंक प्रदान करती है। इसमें 1 से लेकर 20 तक का पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च स्कोर अधिक जटिल और सक्षम रिफाइनरियों को दर्शाता है। जितना अधिक उच्च स्कोर होगा, जितना अधिक स्कोर होगा, उस रिफाइनरी को उतना ही जटिल और सक्षम रिफाइनरी माना जाता है। तो उसमें जो एचपीसीएल अपनी जो राजस्थान की रिफाइनरी है उसका स्कोर है 17.0। याद रखना, पूछा जा सकता है। ये देखिए, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये इस प्रकार की रिफाइनरी है, बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई है। कभी अगर मौका मिले पचपदरा जाने का तो आप जरूर ये रिफाइनरी देखते हुए आना। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले के हाथीखेड़ा क्षेत्र में 20 करोड़ की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनाने पर सहमति प्रदान की है? एक जगह है उसका नाम है हाथीखेड़ा। क्या है? एक जगह है उसका नाम याद रखना, हाथीखेड़ा। अब वो किस जिले में है वो यहां पर लिखेंगे। वहां पर कितने करोड़ की लागत से? 20 करोड़ की लागत से। 20 करोड़ की लागत से, मतलब 20 करोड़ की लागत राशि है वो स्वीकृत कर दी गई है, इसीलिए मैंने प्रश्न बनाया। 20 करोड़ की जो लागत राशि है वो क्या कर दी गई है? वो स्वीकृत कर दी गई है। तो 20 करोड़ की लागत राशि से क्या बनाया जाएगा? एक बालिका सैनिक स्कूल। बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। आपको बताना है कि यह हाथीखेड़ा जो जगह है वो राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बीकानेर में। तो आपको बता दूं, पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित ये स्कूल खोली जा रही है। तो ये अपने कहां पर है? अजमेर। पढ़ाई शुरू होती है ऐसे, बोलो ऐसे अनार, तो ऐसे अजमेर। तो ये कहां पर बनाई जा रही है? ये अपने अजमेर में। हाथीखेड़ा स्थान कहां पड़ता है? हाथीखेड़ा स्थान पड़ता है अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। और यहां पर 20 करोड़ की लागत से बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भजनलाल जी शर्मा ने राशि भी स्वीकृत कर दी है। और जानकारी देखें तो देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास लाएंगे रंग, अजमेर में बनेगा 20 करोड़ रुपए की लागत का बालिका सैनिक स्कूल। मात्र
15 माह में ये बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार की घोषणा है कि 15 माह में इसको बनकर तैयार कर देंगे। अब इसके लिए प्रयास किसने किया था? जो अपने विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि साहब, हाथीखेड़ा जो कि अजमेर में है, वहां पर आप क्या करो, एक सैनिक स्कूल, एक बालिका सैनिक स्कूल की घोषणा कर दो। अब देवनानी ने ज्यादा प्रयास किए कि साहब करो, स्वीकृत करो, तो मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है। तो श्री मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 20 करोड़ लागत दे दिए कि आप जाओ, क्या बनवाओ, सैनिक स्कूल बनाओ बालिका के लिए। सैनिक स्कूल बनाने पर सहमति दी थी। अब इसका वर्क ऑर्डर क्या हो गया है? वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। एक चीज और थी, 200 गोदाम। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राजस्थान में 200 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। किसके लिए? अन्न के भंडारण के लिए। पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने गोदाम स्वीकृत किए गए? 200 गोदाम स्वीकृत किए गए, जिसमें से 150 गोदाम है वो बनकर क्या हो गए हैं? 150 गोदाम है वो बनकर तैयार हो गए। क्या हो गए? 150 गोदाम है वो बनकर तैयार हो गए। और अभी तक और 250 गोदाम है वो बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने गोदाम स्वीकृत किए गए थे? 200 गोदाम स्वीकृत किए गए थे। फिर एक है ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट। अपनी जो अडानी इंटरप्राइजेज है, कौन? जो अपनी अडानी इंटरप्राइजेज है, उसके बीच में, और जो अपना आईएससी है उसके बीच में, हाल ही में अपन ने पहले एक प्रश्न इसके बारे में पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा 1.08 लाख करोड़ का, कितना? 1.08 लाख करोड़ का एक ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्लांट बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? ओडिशा में। कहां पर बनाया जाएगा? ओडिशा में बनाया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अडानी इंटरप्राइजेज और आईएचसी के द्वारा ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? तो वो अपने ओडिशा में। कहां पर बनाया जाएगा? ओडिशा में बनाया जाएगा। तो 200 गोदामों के बारे में और ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्लांट के बारे में थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, क्योंकि अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो शिक्षा के बारे में। तो जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में 98% लिटरेसी रेट के साथ देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? पहले देश में 5 जो राज्य थे, 5 राज्य थे, उनको पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका था, लेकिन हाल ही में एक राज्य और है, उसको नया पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। बताइए कौन से राज्य को? तेलंगाना को, उत्तराखंड को, मिजोरम को या गोवा को? बताओ कौन से राज्य को पूर्ण साक्षर? छठा राज्य जो पूर्ण साक्षर बना है वो अपना उत्तराखंड बना है। कौन सा? उत्तराखंड है वो देश का छठा, वो देश का छठा क्या बना है? देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? अपना उत्तराखंड है वो देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं रखना, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जानकारी रखना, पूछा जाएगा जरूर ना जरूर किसी ना किसी एग्जाम में। ऐसा का ऐसा प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, और जिस दिन छपेगा ना उससे अगले दिन मैं आपको इसको और दोबारा पढ़ाऊंगा कि देख लेना, उस दिन मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आएगा, और आज ये एग्जाम में आया है। और देखिए, उत्तराखंड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्क साक्षरता के कड़े मानकों को पार करते हुए 100% साक्षर राज्य बनने का एक ऐतिहासिक गौरव हासिल कर लिया है। राज्य ने तय सीमा से आगे निकलते हुए, मतलब अगर किसी राज्य में साक्षरता दर है वो 98% हो जाती है तो उसको साक्षर माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड ने इसको पार करते हुए 98.7% की शानदार साक्षरता दर्ज की है। इस कामयाबी के बाद उत्तराखंड है वो मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। देख लीजिए ज्यादातर साक्षर राज्य कौन कौन से? अपने जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, 3 राज्य तो ये पूर्वोत्तर के आगे, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, एक राज्य गोवा, फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। याद रहना चाहिए 3 राज्य इधर वाले पूर्वोत्तर वाले,
एक राज्य गोवा और दो ऊपर कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस प्रकार ये भारत के कुल 6 क्या है, साक्षर राज्य है। क्या है, भारत के 6 साक्षर राज्य है। उत्तराखंड साक्षरता की नई उड़ान, उत्तराखंड साक्षरता की नई उड़ान। स्टेटिक देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना। क्या बना, देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आज एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं, इसको लगा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अरे कितनी बार बोलूं, अब से मैं नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन 10 प्रश्न लाते हैं, वो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए कहता हूं ताकि आप दिमाग में घुसड़ते रहो कि हाँ अब की बार इंपॉर्टेंट आ गया, अब की बार इंपॉर्टेंट आ गया। हालांकि अपने 10 के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि उनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो 10 के 10 है। तो देखिए, हाल ही में देश के नए 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हाल ही में देश के नए 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी 100 बनने वाले, थोड़े दिनों में 100 बन जाएंगे। तो जो 100वां होगा वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी 98 कौन बने हैं, अश्वत्थ एस, गौतम आर, मनुज पी या अंशुल कंबोज। अब एक के पीछे एस था, आर था, पी था, एक तो सही था, बाकी वाले मैंने चेप दिए, बता दी कौन सा सही था। तो हाल ही में देश के नए 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अपने अश्वत्थ एस। क्या बने हैं, अपने अश्वत्थ एस। अश्वत्थ एस, जो अश्वत्थ एस है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और अश्व घोड़े पर सवार होकर क्या बन गए हैं, 98 ग्रैंड मास्टर। अश्व 98 ग्रैंड मास्टर, 98 ग्रैंड मास्टर, याद रख लेना थोड़ा बहुत। अब ये कहां के हैं तो देख लीजिए, ये है अपने अश्वत्थ एस। ये कहां के हैं, तो भारत के 100वें ग्रैंड मास्टर बनने की दिशा में प्रगति कल और तेज हो गई, जब कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वत्थ एस ने 2026 में जो पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल करने के बाद देश के वे 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये कहां के हैं, ये अपने कन्याकुमारी के 17 वर्षीय, कितने वर्षीय, 17 वर्षीय है अश्वत्थ एस। कहते हैं कि जब ये 3 वर्ष के थे, कितने वर्ष के, जब ये 3 वर्ष के थे, तो पहली बार इन्होंने जो चेस है, चेस को अपने हाथों में ले लिया था, और तब से इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। मात्र 3 वर्ष की आयु में इन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी थी, और अब 17 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए हैं, 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये देखिए, ये है अश्वत्थ एस। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गैस यूनियन आईजीयू की रिपोर्ट के अनुसार भारत एलएनजी रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में जो इंटरनेशनल गैस यूनियन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत ने कुछ अंकों की उछाल मारी है। भारत ने क्या मारी है, भारत ने कुछ अंकों की उछाल मारी है। उसके साथ में वो बताओ कि वो दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा रीगैसिफिकेशन क्षमता वाला देश बन गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो बता दूं कि भारत जो स्पेन है, भारत है वो रीगैसिफिकेशन में स्पेन को पीछे छोड़ता हुआ, किसको, स्पेन को पीछे छोड़ता हुआ, पीछे छोड़ता हुआ कौन सा, चौथा। रीगैसिफिकेशन के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, भारत बन गया। भारत कौन सा, रीगैसिफिकेशन के मामले में, रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। तो इंटरनेशनल जो गैस यूनियन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन और स्पेन, इन दोनों को, सॉरी मैंने स्पेन का बताया था, ब्रिटेन और स्पेन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में दुनिया में चौथा स्थान भारत ने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2025 में भारत की जो एलएनजी रीगैसिफिकेशन क्षमता थी उसमें वर्तमान में 52.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी, 52.5। अगर प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत ने 2025 की तुलना में कितने परसेंट रीगैसिफिकेशन की क्षमता में वृद्धि, कितने मिलियन टन
रीगैसिफिकेशन क्षमता में वृद्धि के साथ में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो 52.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि देश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो याद रखना इसके बारे में, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है एलएनजी रीगैसिफिकेशन के मामले में। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ी बहुत अपन ने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी, लेकिन ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये नहीं की थी। ये देख लीजिए क्या है कि जो बितांग आदिपूर्ण सम्मान है, किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। हाल ही में इंडोनेशिया के द्वारा अपने जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीएम श्री नरेंद्र जी मोदी, इसी कलर से लिखते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, अपने जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी है उन्हें हाल ही में इंडोनेशिया ने एक सम्मान दिया था, बितांग आदिपूर्ण सम्मान। ठीक है, दे दिया, बात कर ली। तो अब आगे प्रश्न ये है कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाले श्री नरेंद्र मोदी है वो देश के कितने नंबर के व्यक्तित्व है? इनसे पहले क्या भारत के किसी व्यक्ति को ये बितांग आदिपूर्ण सम्मान दिया जा चुका था, या ये पहले व्यक्ति है, दूसरे है, तीसरे या चौथे हैं? तो बता दूं, इससे पहले 1995 में मरणोपरांत जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक बार आप इसको चेक कर लेना, शायद 1995 में ही प्रदान किया गया था मेरे हिसाब से। 1995 ईस्वी में मरणोपरांत, किस मरणोपरांत श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडोनेशिया ने यह सम्मान प्रदान किया था, बितांग आदिपूर्ण। उसके बाद में जो पीएम मोदी है वो ये सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के दूसरे व्यक्तित्व बन गए। क्या बन गए हैं? दूसरे व्यक्तित्व बन गए हैं। तो याद रखना इसके बारे में, देख लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बितांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया है। ये अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना से संबंधित, क्योंकि पंचगौरव योजना थोड़ी चर्चा में है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए देख लीजिए कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पंचगौरव योजना है उसके तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? गंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है? कौन सी प्रमुख चीज है जो गंगानगर जिले में उत्पादित की जाती है? गेहूं का आटा, कोटा पत्थर उत्पाद, सरसों का तेल या कसीदा किए हुए वस्त्र? तो कोटा पत्थर के उत्पाद है नहीं, कसीदाकारी बाड़मेर की है। हाँ ठीक है, गेहूं काफी है और वहां पर सरसों भी होती है, तो या तो गेहूं का आटा या सरसों का तेल। तो आपको बता दूं कि जो गंगानगर जिले का प्रमुख उत्पाद चुना गया है वो किसको चुना गया है? सरसों के तेल को। किसको? सरसों के तेल को गंगानगर जिले का प्रमुख उत्पाद चुना गया है। और बाकी चीजों की बात करें तो देख लीजिए, श्री गंगानगर में जो किन्नू है, मतलब जो अपने संतरा बोलते हैं, वो प्रमुख उपज है। क्या है? प्रमुख उपज है, प्रमुख उपज है। शीशम क्या है? शीशम प्रमुख वनस्पति है। और सरसों का तेल क्या है? प्रमुख उत्पाद है। और बूढ़ा जोड़ क्या है? अगर बात करें तो बूढ़ा जोड़ यह श्री गंगानगर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। और एथलीट्स क्या है? श्री गंगानगर का प्रमुख पंचगौरव के तहत खेल है। तो ये है श्री गंगानगर के प्रमुख चीजें, उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल, खेल, किन्नू, शीशम, सरसों का तेल, बूढ़ा जोड़ और एथलीट्स। इस प्रकार ये अपने 11 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आपने क्लास को पूरा देखा होगा। जो भी बच्चे मैंने अभी पहले बताया था अपनी क्लास को पूर्ण रूप से देख रहे हैं, पूरी क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करें ताकि मैं अगली क्लास में उनका नाम भी उच्चारित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।